तो नमस्कार दोस्तों, पत्रिका के जो हमारे दर्शक हैं आज उनका बहुत बहुत स्वागत है। और पत्रिका में आज जिस शख्सियत से मैं आप हमारे से आप हमारे दर्शकों की मुलाकात करवाने जा रही हूँ, वो शख्सियत अपने आप में बेहद खास है। आज हमारे साथ है अभिषेक। अभिषेक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये घास से कलाकृतियां बनाते हैं, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। तो अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका में। जी नमस्कार जी। ये चमत्कार कैसे किया, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? क्योंकि पहली बार तो घास से कलाकृति बनाना ये मैंने पहली बार सुना, वो भी आप आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्डेड बनाते हैं। अपनी जर्नी की शुरुआत के बारे में बताइए। जनवरी की जो हमारी जर्नी है उसकी शुरुआत तो मेरे कॉलेज लाइफ से ही हुई। एक्चुअली हम्म। कॉलेज में मैं तब ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में था, 2015 की बात है। जी। तब मेरे दादाजी ने मुझे ये विरासती जो मेरी आर्ट है, जिसको हिस्टोरिकल ग्रास आर्ट नाम कहते हैं, तो वो मुझे हाँ सिखाई। और धीरे धीरे बाकी आप जानते ही हैं कि वो दादाजी की सिखाई हुई कलाएं धीरे धीरे लोकप्रियता होती रही, और ऐसे ही अवार्ड्स वगैरह और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स धीरे धीरे करके नाम होते गए। जी। तो इंटरेस्ट आपको था शुरू से ही इसमें, या क्योंकि मैंने तो कुछ और कहानी सुनी है, ऐसी कोई थप्पड़ वप्पड़ भी पड़ा होता है आपको उसके बाद आपने सीखा? वो भी खुलासा कीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि जो घास होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट चीज होती है। हाँ जी। और इसको जैसे ही बेंड करते हैं ये टूट जाती है। हाँ। तो क्या था कि दादाजी जब मेरा प्रशिक्षण कर रहे थे, मुझे ये कला सिखा रहे थे, तो कई बार मुझसे गलतियां होती थी। और हम्म। दादाजी, मैं नीचे बैठता था सामने, और दादाजी पीछे कुर्सी के ऊपर बैठा होते थे। और जी। वो पीछे से देखते थे, जैसे ही गलती होती थी तो पीछे से आता था मेरे। हम्म। तो अच्छा। वो मेरे दादाजी के जो थप्पड़ मुझे लगे हुए हैं, तो उस वजह से आज लिम्का बुक में नाम है, इंडिया बुक में है, कई विश्व रिकॉर्ड है मेरे नाम। हाँ और जी। स्टेट अवार्डी हूँ, पीएमओ से अप्रिशिएटेड हूँ। अगर वो मार मुझे उस समय ना पड़ती तो हाँ शायद ये अभिषेक अभिषेक ही रहता, ये द ग्रेट ग्लास आर्टिस्ट ना बन पाता। जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये उम्र कितनी थी आपकी? कितने कितने साल के थे आप जब आपने ये सारी चीजें सीखना शुरू कर दिया था? और घर में दादाजी के अलावा भी कोई और भी था जो इस आर्ट में आपके काम कर रहे हैं? एक्चुअली दादाजी के आगे चाचा जी करते थे। जी। ये हमारी पुश्तैनी आर्ट है, और पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे करके ये आगे आती गई। तो हाँ मुझे मेरे दादाजी से ये विरासत के तौर पर सीखने को मिली है। जी। परिवार में पिताश्री हैं, बट वो पहलवानी के अंदर गए हुए हैं, तो उनका इधर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है। और तो कितने साल के थे तब आप जब आपने पहली बार ये स्टार्ट किया करना, दादाजी से सीखना शुरू किया? मेरे बहुत 20-21 साल का होगा। अच्छा, आप यूथ मतलब युवा या अवस्था में थे एक तरह से। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, वो अब इतने सारे अपने रिकॉर्ड्स भी बना ली। क्या क्या चीजें हमने ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, कलाकृति बनती किस तरह से है? कलाकृति बनाने के लिए हम वैसे घास का इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। को वीव्ड करके फिर हम कह लो कि आर्ट बनाते हैं। पहले तो हाँ मोस्टली ये रहता है कि हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो चीज जी। हम बनाना चाहते हैं उस फ्रेम को वर्क के ऊपर जो होता है फिर नेटिंग होती है, फ्रेमवर्क को बीच हाँ में इंक्लूड करके। तो इस जी। प्रकार से कलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे आप तो आप जी जी, अभी तो आपको छत्रपति। याद है अपने पहली कलाकृति आपने कौन सी बनाई थी? कुछ आ, उसके बारे में बताइए। मैंने मयूर की कलाकृति बनाई थी, मोर की। मोर की। ओके। और ये अवार्ड मिलने की जो शुरुआत है आपके, तो बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं। जी। इनकी शुरुआत एक्चुअली होगी थी 2019 से। 19 में हम्म। पहले मुझे तहसील अवार्ड मिला। तहसील अवार्ड तो मुझे 2015 में ही मिल गया था। जी जी। उसके 2019 में मुझे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तब सीएम थे तो उन्होंने दिया। हाँ जी। जी। और उसी साल मुझे स्टेट अवार्ड मिला, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सीएम थे तो उन्होंने ही दिया। और हम्म। उसके बाद वो अपने शीश महल के लिए आर्टिफैक्ट लेकर गए। और उसके हम्म। बाद वो सिलसिला चलता रहा, जैसे जो भी पंजाब में सीएम आए हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए चरणजीत सिंह चन्नी जी भी आए थे, उन्होंने हम्म। सम्मानित किया। भगवंत मान जी हैं, अभी मौजूदा सीएम है पंजाब के, तो जी वो भी जी। ऑनर करते हैं। उनकी पूरी कैबिनेट सम्मानित कर चुकी है। इनके साथ साथ नितिन गडकरी जी, माननीय परिवहन मंत्री, उन्होंने भी सम्मानित करा है। जी कृष्ण रेड्डी जी कल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ऑनर करा था उस समय। जी और उन्होंने एक संज्ञा दी थी जब उनको पता चला कि मैं आंखों पे पट्टी बांध के घास से कलाकारी करता हूँ, तो जी। उन्होंने मुझे द ग्रेट ग्रास आर्टिस्ट के नाम से संबोधन किया था। तो आजकल कई बार जब मीडिया में आर्टिकल लगते हैं तो बहुत हाँ सारे जी। भाई बंधु लिखते हैं, तो वही नाम वो यूज करते हैं।
जी बिल्कुल। तो जैसे आपने चली ग्रास की आप कलाकृति आप बना रहे हैं, लेकिन ये ब्लाइंड फोल्डेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लेकर आए हैं या ये भी पहले से ही आपके दादाजी भी कर रहे थे? एक्चुअली जो हमारे पूर्वज लगते हैं वो पृथ्वीराज चौहान जी के वंश से लगते हैं, तो जी आप कह सकते हैं कि उनके पास एक शब्दवेली बाण की कला थी। और बिल्कुल बिल्कुल। वही एक कह सकते हैं कि डीएनए में तो वो चीजें रहती ही हैं। तो वो अभी इधर ट्रिगर हो गई थोड़ी सी, तो इस चीज को माना जा सकता है। ओके जी। तो इसमें किस तरह के प्रॉब्लम चैलेंजेस किस तरह के रहते हैं, क्योंकि आपने एक तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है और घास जैसी बारीक चीजों से बनाना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मुझे घास के जो तिनके हैं वो मुझे एज इट इज ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ माय बॉडी। ओके। तो मैं आंखों पे पट्टी बांध के हाथ को ऐसे हिलाऊंगा तो मुझे पता है कि मेरा हाथ ऐसे ही हिल रहा है। तो वैसे ही घास के जो तिनके हैं उनको जब मैं बेंड करता हूँ तो मुझे हर तिनके का पता होता है कि इस तिनके को इतने एंगल पे मैं इधर को मोड़ रहा हूँ और इस तिनके हम्म। से जोड़ रहा हूँ। वो पूरा एक कॉर्टिकल कह लो कि बिल्कुल क्लियर विजन के साथ माइंड के अंदर पूरी एक शेप बनती जाती है। जी। आपने गीता का श्लोक भी लिखा। कलाकृति बनाना एक अलग चीज है, चित्र आपने बनाए, पीछे मैं देख रही हूँ मोदी जी का भी दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन श्लोक लिखना कितना टफ रहा था? टफ तो है जी, क्योंकि हर चीज कला जो है वो समय मांगती है। जी। जितना आप उस पर समय देंगे वो उतना ही ज्यादा निखरती जाती है। जैसे कि हम्म। हाथ कला में भी पहले हमारी कला में मूर्तियां नहीं बनती थी। जी। पहले मूर्तियों हम जैसे झूमर हो गया, गुलदस्ते हो गया, इस प्रकार की चीजें बनाते थे। पर जो हम्म। मूर्तियों का इन्वेंशन है वो मेरे द्वारा मेरे दादाजी की गाइडेंस के अंदर किया गया है। तो अब तो ऐसा लगता है कि घास को जैसे हम मक्खन को काटते हैं ना छुरी से, ऐसे बिल्कुल जैसे मर्जी शेप में कर ले वैसे हम ढाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें काफी सारे फोल्डेड थे, जितना मैं जान पाई हूँ, जितना मुझे समझ में आया, तो वो क्योंकि एक एक घास से तिनको भी सब बता रहे फोल्ड करना, और चैलेंजिंग तो काफी रहा होगा आपको। कितना समय उसे लगा आपको बनाने में? देखिए, आपने ना एक कबीर जी का दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो अभ्यास ही इतना हो गया तो वो मेरे लिए मुश्किल नहीं लगता। जिनको जी। अभ्यास नहीं है उनको मुश्किल जरूर लगेगा कि हाँ ये बहुत टफ है। पर जब उस हाँ चीज जी। का अभ्यास हो जाता है, उस चीज में आप इतने निपुण हो जाते हैं, इतने रम जाते हैं, वो आप बन जाते हो और वही वो जो चीज है वो आप बन जाती है। तो वो एक दूसरे में बिल्कुल। समा जाते हैं। जी जब वो बिल्कुल। हम कला में समझा समा जाते हैं तो इस प्रकार की जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की आप मूर्ति देख रहे हैं, ऐसी चीजें उभर के बाहर आती हैं। जी बिल्कुल सही बात है। कितना समय आप देते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज है बनाना। टाइम टेकिंग तो है। एक्चुअली मुझे कई बार समय का पता नहीं चलता है कि कितना समय दे पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह बैठते हैं, कई बार रात को उठते हैं, तो वो सीटिंग रहती है। तो जब हम्म। कला करता होता हूँ तो वो एक सुकून और एक आनंद की जो स्टेज रहती है उसके अंदर रहता हूँ। तो उस वजह से समय का पता ही नहीं चलता कि कब सूरज नीचे आ रहा है कब ऊपर आ रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि आपको टाइम का पता नहीं चलता, सारी चीजें हैं, लेकिन खुद को पता नहीं क्यों कि लगातार आप काम कर रहे हैं, काम का स्ट्रेस भी रहता है। टाइम पे आपको सारे आपको जो बनाने हैं प्रोडक्ट आप बना रहे हैं कलाकृति, उनको टाइम से पूरा करना है, एक वो प्रेशर भी है। खुद देखिए को फिजिकली और मेंटली कैसे आप अपने आप को फिट रख पाते हैं इन सब चीजों देखिए के राखी बीच जी, में? मैं एक आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता तो हाँ आपको स्ट्रेस होगा। बिल्कुल। जब जिस काम में आपका मन लगता है तो वो आपको स्ट्रेस फ्री करेगा। हाँ। तो यही चीज मेरे साथ है, मेरा कला में मन लगता है तो वो हम्म। चीज मुझे स्ट्रेस फ्री करती है, ना कि वो मुझे स्ट्रेस देती है। ओके। जी जी बिल्कुल। आपने मुंह बंद कर दिया मेरा ये बात बोल अरे के। अरे नहीं नहीं, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जेन्युइनली आपका एक जिस प्रोफेशन से है आपका सवाल करना लाजमी है। परिवार को कैसे टाइम देते हैं? परिवार में कभी कोई शिकायत नहीं होती इन सारी चीजों को लेके? लगे हो भाई काम में, सारा काम चल रहा है, लेकिन फैमिली के लिए कितना टाइम दे पाते हैं, कैसे निकालते हैं? एक्चुअली ज्यादातर जो मैं वर्क करता हूँ वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, पर हाँ एग्जीबिशन जी। के लिए कई बार मुझे बाहर जाना पड़ता है। जब घर होता हूँ तो कलाकारी कर रहे हैं, साथ में बातचीत चल रही है, वो सब चीजें चलती रहती हैं। जी जी जब बिल्कुल। जैसे एग्जीबिशंस के लिए 15-15 20-20 दिन, कई बार 2-2 महीने हो जाते हैं बाहर जाना पड़ता है, तब थोड़ा सा हम्म। घर वालों को फील होता है कि यार समय नहीं मिल पा रहा है। पर फिर भी बिल्कुल। बातचीत तो चलती रहती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी आपके कुछ और इंटरेस्ट है? ये तो आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों है, बट बाकी और इंटरेस्ट? बाकी क्रिकेट खेलना पसंद है। हाँ।
ओके। और बुक्स रीड करता हूँ थोड़ी सी कला के संबंध में जितनी अच्छी लगती है। हाँ, जी। मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने से दो फायदे होते हैं। एक तो हम्म। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, और जी। कोई भी काम करना हो अगर आप उसमें परफेक्ट करना चाहते हैं तो एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल तो सही बात है। ये तो हमारा कह लो कि भारत एक विश्व गुरु आने वाले समय में बनने जा रहा है। तो हम्म। योग और मेडिटेशन जो भी व्यक्ति करेगा वो पूरे कह लो कि वर्ल्ड के अंदर झंडे गाड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर ये तो है। आपने नियम बना लिया कि आप सुबह योग और ध्यान दोनों चीजें करते हैं तो हम्म। कोई भी काम कर लीजिए आप, उसमें आप जी। हमेशा सफल होंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले, इतने सारे आपने रिकॉर्ड्स बनाए, इनकी शुरुआत आपकी कब और किस तरह से हुई थी? फर्स्ट अवार्ड आपको याद है कब मिला था? फर्स्ट अवार्ड मैंने एक्चुअली पहला एग्जीबिशन करा था पीएमएन कॉलेज में, जहाँ पे मैं जी। पढ़ा हूँ, पटेल हम्म। मेमोरियल नेशनल कॉलेज में। तो वहाँ पे जब मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन करा तो वहाँ पे डॉक्टर सुरेश नायक जी वहाँ पे हिंदी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे प्रेरित करा कि अभिषेक आप बहुत अच्छी आर्ट कर रहे हो, आपको हम पहली स्टेज देना चाहते हैं पटेल कॉलेज में कि आप यहाँ पे एग्जिबिट करें। तो हम्म। इसके लिए थोड़ा सा हमने 6-7 महीने अच्छा प्रयास करा, कलाकृतियां बनाई और उस लेवल की बनाई कि एग्जीबिशंस कर सकते हैं। तो वहाँ पे जी। पहला एग्जीबिशन था, तब मेरे दादाजी को विश्वकर्मा अवार्ड मिला था। ओके। तो वो मेरे कह लो कि या हमारी इस हेरिटेज का पहला अवार्ड था जो हमें मिला था पटेल कॉलेज से। जी उसके बाद जी तो बिल्कुल। धीरे धीरे झड़ियाँ लगती गई, और अभी हम्म। भी फिलहाल चल ही रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मानित होते रहते हैं, ऑनर मिलते रहते हैं, और ये लाजमी है, ये मिलना भी चाहिए। इसका जी। कारण ये नहीं कि ये अभिषेक चौहान को ये सम्मान मिल रहा है या अभिषेक चौहान ऑनर हो रहा है। ये ऑनर, ये सम्मान हमारी संस्कृति को मिल रहा है, हमारी हेरिटेज को मिल रहा है। जो ये हमारी हम्म। विरासती कला है, ये सम्मान इसका है। जी। ये तो मैं तो सिर्फ एक कह रहा हूँ। हाँ जी। चाहे मेरे दादाजी अवार्ड लेने जाएं, चाहे मैं जाऊं, चाहे और जिसको ये कला आ रही है जिसको हम सिखा रहे हैं वो लेने जाए, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। पर वो जो बिल्कुल। सम्मान है वो हमारी विरासत का जी बिल्कुल। तो आप अपनी कला को और आगे बढ़ाने के लिए औरों को भी सिखा रहे हैं इससे, या? है। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सिखा रहे हैं, और हमारी राखियां मार्केट में आती हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो राखियां बनाती हैं घास की, और वो हम उसे मार्केट में सेल करते हैं, ज्वेलरी जी। बनती है। पर जो मास्टर पीसीज हैं उनको ज्यादातर मैं बनाता हूँ, पर मैं सिखा भी रहा हूँ। पर बहुत कम ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो इसको कैपेबल मतलब कैच कर पा रहे हैं। जी जी। और क्योंकि आप जैसे देखो, कलाकृति आप बना रहे हैं, किस किस की आपने कौन किस किस की बनाई है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। मोदी जी और मुझे छत्रपति जी शिवाजी की तो दिखाई दे रही है पीछे, बाकी किन किन की आप बना चुके हैं? अहिल्या बाई बहुत होलकर लंबी जी। लिस्ट होगी आपकी हालांकि, फिर भी अरे बताइए। देखिए, बन रही हैं कलाकृतियां, कुछ अभी अधूरी हैं, तो मैं आपको सारी की सारी बता देता हूँ। जैसे अहिल्या बाई होलकर जी की अभी बन रही है, डुगडू सेठ जी। हलवाई श्री गणेश जी का स्वरूप अभी मेरे पास पड़ा है, उसके ऊपर काम चल रहा है, मैं आपको अभी दिखा हम्म। सकता हूँ, पर थोड़ा अधूरा है। अगर आप देखना चाहें आई थिंक दिख जाएगा इसमें। जी। ओके। ये अभी काम चल रहा हम्म। है इसके ऊपर। और महाराणा प्रताप जी की है, और कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसे कामाख्या माता की एक मूर्ति है जो कि कहीं मंदिर में सुशोभित होनी है। तो ऐसे करके हम्म। चीजें चलती रहती हैं। तो वो तो जी। हमारा एक कंटिन्यू है कि हमने वो काम करना ही करना है। मोदी हाँ जी जी। की भी है एक ऐसी घास से कलाकारी, उसका डिजाइनिंग चल रहा है अभी। जी। और कृष्ण जी की है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कलाकारियां हैं, कलाकृतियां हैं। डिमांड भी काफी होगी, इंडिया और बाहर भी जाते हैं आपके डिमांड पे या? देखिए, दो चीजें होती हैं। आपको पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिल जाएगी, हम्म। आपको लोहे की मूर्ति मिल जाएगी, पीतल की मिल बिल्कुल। जाएगी, तांबे की मिल हम्म। जाएगी, लक्कड़ की मिल जाएगी, संगमरमर की मिल जाएगी, जी। पर घास की नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। तो जिस चीज की कमी होती है सोसाइटी में, उस चीज की डिमांड होती है। हाँ। तो वैसे ही हमारे पास समय होता नहीं है जी, समय निकालना ओके। बहुत कठिन है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, घास की बात हम बात करें, क्योंकि सारी चीजें आप घास से बना रहे हैं, सारी कलाकृति घास से बन रही, तो एक घास के स्पेसिफिक कोई खास तरह की घास इस्तेमाल में ली जाती है, या जो हम अपने घरों में गार्डन में हमारे लोन में जो घास उग रही है वो घास है ये? देखिए, घास को ना हम वैसे बहुत हल्के में लेते हैं, ये बहुत वजनदार चीज है। वैसे हम्म। तो आप देखें तो घास होती तो हल्की है, पर जो इसकी हाँ। धुन है वो बहुत वजनदार है। जैसे घास को आप काट दोगे वो सूख हम्म। जाएगी, है ना। घास को आप बिल्कुल। जला सकते हो, वो जल जाएगी। हाँ।
हाँ जी। घास को आप अपने पैरों से मसल सकते हैं, मसली जाए। हम्म। हाँ। उसमें एक गुण है, वो फिर उगाती है। हम्म। अगर आप घास के ऊपर पत्थर रख देंगे तो वो साइड से निकल आएगी। हम्म। हालांकि पत्थर के अंदर उसे कहीं दरार मिल गई तो वो पत्थर को फाड़ के निकल आएगी। जी। तो घास कभी खत्म नहीं हो सकती। तो वो एक उसमें नरमाई है, उसमें एक सरलता है। ऐसे ही जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें जी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो अभी चलो साक्षात रूप में हमारे पास नहीं है, पर उनकी जो हम्म। सोच है, उनकी जो स्वराज की लाट है, आज भी बहुत सारे संस्थान हैं जैसे आरएसएस है, और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हम्म। कि वो मशाल जलाए रख रहे हैं। तो ये हाँ जी। एक अच्छा है कि कोई भी चीज, कोई भी विचार जो स्वदेशी है, जो स्वदेश से बना हुआ है, वो मतलब कि कभी खत्म नहीं हो सकता। हम्म। और इसीलिए ज्यादातर मैं घास में ही काम करता हूँ। घास में काम करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जी। वैसे भी हम भारत माँ के उपासक हैं। हम तो हम्म। जब टहलते होते हैं, हम तो ऐसे लगता है कि हम अपनी माँ के आंचल में घूम रहे हैं। तो इस तो विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, मैं वही एक्चुअली वही जानना चाह रही थी कि जो घास आप इस्तेमाल में ले रहे हैं, ये वही घास है जो हमारे घर के लॉन में मिलती है, या कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग तरह की घास आप इस्तेमाल में लेते हैं काम में? आप किसी भी प्रकार की मुझे घास दे दीजिए, उससे आपको कोई हाँ ना जी। कोई कलाकारी जरूर मिल जाएगी। ओके। ये मेरी बात का एक बहुत गोल गोल सा जवाब दिया है आपने। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट। नहीं, अगर आप स्पेसिफिक नाम चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, इट्स दुब ओके में इट्स ओके। दुब होता है, जो नॉर्मल घास होता है, दुब बोलते हैं इसको। हम शादियों में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। बहुत जी। सारी कह लो कि प्रथाएं होती हैं शादी में, और हाँ जी। उसके अंदर इस्तेमाल होता है, दुब का घास होती है। सरकंडा हम्म। होता है जिसको रीड ग्रास बोलते हैं, वो जी। भी प्रचलित रहता है बहुत सारे धार्मिक स्थानों में, उसका हम इस्तेमाल हाँ। करते हैं। पराली का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। और बैम्बू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी तो जी जितनी जी जी। प्रकार की घास है, जो भी मिल जाए कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग ये चीज की आपके कि हाँ, इस एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन हो रहा है इससे। तो इसने पराली का नाम मुझे लिया कि पराली तो कि जलाने की बहुत सारी घटनाएं लगातार हमारे सामने खबरों में बनी रहती है। देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, जो लोग पराली को जला रहे हैं वो बेवकूफ हैं। जी। अगर मैं सही बात आपको बताऊं, पराली से डिस्पोजी बनते हैं जो हम वन टाइम यूज करते हैं ना, जी। जैसे कटोरी हो गया, प्लेट्स हो गया, बहुत हम्म। जगह पे यूज होता है, तो वो पराली से बन जाते हैं। मैं तो हम्म। किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पराली जलानी नहीं चाहिए। वो एक इनकम का सोर्स है उनका, जी। जिसको वो फूक देते हैं। उसका छोटा सा प्लांट लगता है, आप 10 बाय 20 में लगा देंगे, इजीली लग जाएगा। और किले हम्म। में छोटा सा प्लांट लगाइए, जितनी पराली है उसकी पल्प बनाइए, पल्प बना के सांचों में डाल के आराम से आप अपना डिस्पोजिव बेच सकते हैं। तो डिस्पोजिव की हम्म। डिमांड इतनी है, और हम पराली को यूज कर रहे हैं, और वो बायोडिग्रेड है बाद में। यूज हाँ। करा, आपने फेंका, उसने खाद बन जाना है। हम्म। तो लैक ऑफ नॉलेज इसके लिए कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो ये चीज करना नहीं चाहते, वो इजी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम्म। ये चीज एक हो सकती है। बट डेफिनेटली अगर वो वर्क करेंगे इस चीज के ऊपर, इससे तो प्रदूषण तो कम होगा ही होगा। क्योंकि चलो, अगर मैं भी पराली का इस्तेमाल करता हूँ, पर मैं कितना कर सकता हूँ? बिल्कुल। राखियां बन जाएंगी, कितनी बन सकती हैं? पर जो फूड आइटम्स होती हैं, ये तो हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे चाहिए। हम्म। किसी आइसक्रीम की शॉप है, उसको भी चाहिए, उसने आइसक्रीम परोसनी है। कोई चाय की स्टॉल है, उसको भी चाहिए। कोई फूड की जी। चाट है, उसको भी चाहिए। इसका तो बहुत बड़ा बाजार है। तो हम हाँ जी। क्यों प्लास्टिक यूज करें? हम तो पराली यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम्म। क्या होगा, 10 पैसे महंगी मिल जाएगी। पर बिल्कुल। वो 10 पैसे के जो हम मेडिसिन में लगाते हैं, उससे तो कम ही है। तो ये चीज हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने रिकॉर्ड्स भी काफी सारे बनाए, उन रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ कहाँ आपके नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? ये कोर्स तो बहुत सारे दर्ज हैं। एवन पंजाब सरकार है, जो उन्होंने स्पेशली जब स्टेट अवार्ड दिया था मुझे, तो उन्होंने हम्म। एक चीज मेंशन करी थी कि मैं देश का इकलौता आर्टिस्ट हूँ जो आंखों पे पट्टी बांध के घास से कलाकारी करता है। जी बिल्कुल। और दूसरा गिनीज बुक है, उसने मुझे वर्ल्ड का इकलौता आर्टिस्ट ऐलाना है जो आंखों पे हम्म। पट्टी बांध के आर्ट करता है। जी। इसके अलावा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब जहाँ गिनीज की बात हो जाती है तो सभी बुक्स उससे नीचे नहीं बाकी। आती।
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो और बाकी सरकार की तौर से देखा जाए तो पंजाब सरकार यहाँ से एक कह लो कि इस चीज को कवर अप कर रही है। अपने लिम्का बुक की, इंडिया बुक की और गिनीज बुक की बात की, तो इन तीनों के लिए आपने किस किस तरह की कलाकृतियां बनाई थी जिसमें आपका नाम इन तीनों में दर्ज हो, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए वैसे तो आंखों पे पट्टी बांध के करने वाले रिकॉर्ड ही हैं। जैसे लेमका बुक है, ओके। वहां पे मैंने मयूर की कलाकृति बनाई थी आंखों पे पट्टी बांध के 15 मिनट के अंदर। और जी। जो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अंदर भी सेम ही इसी प्रकार सिमिलर रिकॉर्ड है। और जो गिनीज हम्म। बुक है उसमें मैंने दुनिया का सबसे छोटा एक चम्मच बनाया था, हालांकि अभी वो रिकॉर्ड टूट चुका है। वो रिकॉर्ड अभी शायद कोई फॉरेन के बंदे हैं उनके पास है। तो जी। ऐसे कई रिकॉर्ड हैं। ओके। अब ये तो काम की बात हुई, अब थोड़ा अपने परिवार के बारे में, अपनी फैमिली, अपनी स्टडी, अपना बचपन, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए अगर मैं परिवार के बारे में बताऊंगा तो आप कहेंगे ये उनका भी इंटरव्यू होगा। मेरे माता अच्छा। श्री नेशनल प्लेयर हैं और शूटिंग में अभी नेशनल के अंदर वो गोल्ड लेकर आए हैं। जी। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में अभी 54 की उनकी एज है, तो उसके अंदर अभी उनका नेशनल में गोल्ड आया है। पिताश्री मेरे पहलवान हैं। उन्होंने जी। नेशनल रिकॉर्ड रख दिया था पावर लिफ्टिंग के अंदर जब वो 19 वर्ष के थे। और मेरी सिस्टर है वो भी शूटर है, और छोटा भाई ताइक्वांडो करता है। तो सभी एक परिवार, जितना भी परिवार है वो पूरा देश के लिए योगदान दे ही रहा है कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और आपकी हॉबीज क्या है, इसके अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए आपका आपकी पैदाइश के बारे में मुझे बताइए, कहाँ पैदा हुए, एजुकेशन वगैरह सब आपकी कहाँ हुई, वो भी थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। देखिए एजुकेशन वाला ऐसा है ना कि मैं बचपन में नालायक था। जी। अच्छा। अच्छा। जी। तो मार खा खा के पड़े हैं। इसीलिए आप यहाँ तक पहुंच गए। जी। नहीं सीधा जी। नहीं, एक्चुअली जो मेरे टीचर्स थे उनका कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर गहरा योगदान रहा है। और वो एक अच्छा पार्ट था मेरे लिए। और हम्म। खट्टी मीठी यादें तो हर जगह होती हैं, और इट्स जी। पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ऐसा नहीं रहेगा, सीधी सीधी रेखा होगी तो भाई बंदा सीरियस है तो सीधा चल रहा हाँ। है। जो उतार जी, चढ़ाव बिल्कुल। होते हैं वो एक तरह से लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपकी लाइफ में भी इस तरह की कभी उतार चढ़ाव आए? चलते रहते हैं, अभी भी चलता है। और उनको जीना और उनसे सीखना, यही जिंदगी का सार है। कुछ शेयर करना चाहे अगर आप, तो प्लीज। शेयर कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ये बात। जब मैं कॉलेज से पास आउट और उसके बाद की है तो डेफिनेटली तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि पॉलिटिकल कैसे काम होते हैं, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। क्योंकि अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुआ था, आई थिंक मुझे भी थोड़ी थोड़ी थी तब। तब जी। मैंने हेरिटेज के लिए एक बड़ी सारी भारी भरकम सी फाइल बनाई ग्रांट्स के रिलेटेड, कि ऐसे करके भारत सरकार और पंजाब सरकार ग्रांट्स देती हैं। तो किसी हम्म। मंत्री जी को मैं मिला था तो उन्होंने अपने गनमैनों से थोड़ा सा एक कह लो कि ऐसा व्यवहार जो किसी यूथ के साथ नहीं होना चाहिए तो वो मेरे साथ हुआ हाँ, है। बट ये है कभी बैकआउट नहीं करा किसी चीज से, तो उस वजह से आज यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। मतलब एक तरह से ठीक है, स्ट्रगल रहा है, लेकिन हमारी मेहनत भी साथ में थी, तो इसीलिए आप यहाँ तक पहुंच पाए। स्ट्रगल होना जरूरी है जिंदगी में। जी। अगर आप देखिए, दो चीजें होती हैं। अगर आप कांच बनेंगे और आपको हम्म। स्ट्रगल मिलेगा तो आप टूट जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आप हीरे की तरह, तो तराशे जाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे का कुछ फ्यूचर प्लान आपका है, कुछ कुछ और करने वाले हैं, कुछ और नया आपने सोचा हो? फ्यूचर प्लान तो जी बहुत सारे हैं। अगर सब बताऊंगा तो समय अपने पास थोड़ा सा कम है। बट जी। ये है कि देखिए एक ड्रीम होता है। जो पहले ड्रीम लिया था वो तो पूरा हो गया। क्योंकि हम्म। पहले मेरा ड्रीम ये था कि जो हमारी ये हेरिटेज है इसको सरकार के दायरे में लेकर आना है। तो वो जी। उसके लिए प्रयास करा, वो कार्य तो पूरा हो चुका है। उसके बाद अभी कई लोगों को रोजगार देने का सोच रहे थे तो वो भी दे रहे हैं, अभी तो वो भी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। जी। अब वो ऐसे हो गए हैं कि वो आगे सिखा सकें। हम्म। तो वो एक चैन सिस्टम चल चुका है। अभी कुछ सोच रहे हैं आदिवासियों के लिए कुछ करें, क्योंकि उनका थोड़ा रुझान रहता है, उनको थोड़ा सा जड़ी बूटियों की नॉलेज भी रहती है और घास की नॉलेज हाँ भी जी। रहती है। जी। तो उनकी भी थोड़ी बीच में एक्सपर्टीज होंगी, तो उनके साथ भी काम करेंगे, उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और हम्म। साथ ही साथ चाहते हैं कि जहां जहां हमें हमारे भारत का तिरंगा फहराने का मौका मिलेगा जरूर फहराएंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इंडिया पे अपने, आपने बताया कि एग्जीबिशन आप काफी लगाते हैं, एग्जीबिशन आपकी अपनी आपने इंडिया में लगाई है या बाहर भी आपने कुछ प्लान किया है या बाहर भी लगाई है कुछ? देखिए, ज्यादातर तो मैंने इंडिया में लगाई है, बाहर का हम्म। अभी कोई इतना मैंने करा नहीं है, क्योंकि पहले ये रहता है कि घर में सबको पता होना चाहिए कि कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। पड़ोसी तो फिर खुद ही बुला लेते हैं। हाँ जी। तो ये चीज है, अभी मैं अपने घर के अंदर ही कार्य करूँ, ओके। मतलब पूरे घर। जी जी। अगर आप हमारे यहाँ पे पत्रिका पेपर में कोई स्टोरी पढ़ना चाहें तो किस तरह की खबरें आप पढ़ना चाहेंगे, किस तरह की स्टोरीज आप पढ़ना चाहेंगे? ये आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। हाँ। देखिए, मैं वो हर स्टोरी पढ़ना चाहूंगा जिससे यूथ को ये पता चले कि हमारा देश क्या कर रहा है, हमारा देश कितनी तरक्की कर, जी। ओके। और वो उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार की सोच होनी चाहिए, देश को आगे रख के चलने वाली सोच होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे जो युवा है या हमारे जो आम पाठक है या हमारे जो दर्शक है, उनको अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं भी वैसे अभी युवा ही हूँ, इतना चलो वो नहीं हुआ। बिल्कुल। बट मैं उनको यही चीज कहना चाहूंगा, जिस चीज में आपका दिल करता है, जिस चीज में आपका मन करता है, आप वही कार्य जी करें। जी। मायने नहीं रखता आप आपको उसमें से कितने पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि पैसे से ज्यादा जो मायने रखता है वो रखता है कि आपकी खुशी। हम्म। आपको उस कार्य करने में खुशी मिल रही है, आपको स्ट्रेस तो नहीं हो रहा। जहां पे आपको जिस काम से स्ट्रेस हो रहा है, समझ लो आपने भाई गलत टर्न लिया हुआ है। और ज्यादातर यूथ का यही रहता है कि कुछ देर के लिए कोई काम करते हैं, उसके बाद वहां से थोड़ा सा बैकआउट करने का उनका प्लान बन जाता है। हमेशा जो ऐसे कार्य रहते हैं वो समय मांगते हैं। हम्म। और अगर आपने निश्चय कर लिया है किसी चीज का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि आप स्वयं ही रोकते हैं, जब भी रोकते हम्म। हम्म। आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? हैं। सक्सेस मंत्र? फिर आप कहेंगे आप स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा जी। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। बहुत ही बड़ी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल। अभिषेक, आपने इतना टाइम मुझे दिया, क्योंकि हमारा, मुझे लगता है हमारा टाइम भी बहुत लिमिटेड है, और इतना समय आपने हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगी आगे भविष्य में एक बार फिर मुझे आगे आपसे बातचीत करने का फिर से मौका मिले। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ भारत के पहले ब्लाइंड फोल्डेड आर्टिस्ट अभिषेक चौहान, जिसका ये कहना है कि अगर जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए डट जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुके नहीं, लगातार काम करते रहे, मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।